क्या कारण मानते हैं आप? नरेश मीणा के दोस्त भी रहे हैं आप और उनसे अच्छा खासा खैर व्यवहार है, उनको मैं फॉलो भी करता हूँ। पार्टी हमारी अलग है, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका था, वो जिस तरीके से लोगों के लिए खड़े रहते थे, वो वाकई में उसके हम भी मुरीद हैं। अगर धाकड़ समाज यहाँ नरेश मीणा को सपोर्ट करता है तो फिर टक्कर केवल और केवल बीजेपी और नरेश की हो जाएगी। कांग्रेस आउट मान रहे हैं आप? मैं बिल्कुल मैम, इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, प्रमोद जैन भाया का अभी जो जिस हिसाब से उनका सोशल मीडिया पर मैंने देखा था और लगातार जो वहाँ के मेरे मित्रगण वगैरह हैं जिनसे मेरी हर एक दो दिन में बात हो जाती है, वो बता रहे हैं मुझे उतने प्रभावी दिखाई नहीं दे रहे। जो भाया अभी चुपचाप बैठे हैं, हो सकता है पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा हो, क्या लगता है आप? मैम देखिए, हमारे भरतपुर में एक कहावत है कि बरगद का पेड़ जितना बड़ा होता है उसका घमंड भी उतना ही बड़ा होता है कि मैं इतने लोगों को मैं पाल रहा हूँ, इतने लोगों को मैं छाया दे रहा हूँ और लंबे समय तक चलता भी है, लेकिन एक अंत आता है। और जब सोचो उस बरगद के पेड़ का जब अंत आएगा और जब वो गिरेगा तो शायद उसके नीचे दबने वालों की संख्या भी कितनी होगी। मेरे लिए नरेश भाई भी आज निर्दलीय लड़ रहे हैं, काफी सम्मान्य व्यक्ति हैं इस चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रगल किया है। क्योंकि मैम या तो मैंने हनुमान बेनीवाल जी को देखा है कि अकेले लड़के के पूरे राजस्थान में अपनी छवि बनाना, या एक हमारे नरेश भाई को देखा है अच्छा काम कर रहे हैं। अंता उपचुनाव में धाकड़ समाज बनेगा किंग मेकर, सोशल मीडिया पे भयानक चर्चाएं चल रही है, तो क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? क्या धाकड़ समाज दे रहा है नरेश मीणा का साथ? करेंगे आज इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस पर पूरी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं धाकड़ समाज से ही आए बीजेपी कार्यकर्ता रहे गोपेश धाकड़ साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैम। जैसा कि आपने अभी बताया, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय जी, तीन लोग हमको इस उपचुनाव के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर जो आपके निर्दलीय उम्मीदवार हैं भाई नरेश जी मीणा, ये अपने देवली उनियारा से खड़े हुए थे और काफी अच्छी इन्होंने टक्कर दी। देवली उनियारा में आप काफी एक्टिव थे कार्यकर्ता के तौर पर, मैंने देखा था, हमारी मुलाकात हुई थी। इंटरव्यू मैं जानना चाहूंगी कि क्या कारण मानते हैं आप? नरेश मीणा के दोस्त भी रहे हैं आप और उनसे अच्छा खासा खैर व्यवहार है, उनको मैं फॉलो भी करता हूँ। पार्टी हमारी अलग है, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका था, वो जिस तरीके से लोगों के लिए खड़े रहते थे, वो वाकई में उसके हम भी मुरीद हैं। क्या कारण मानते हैं उनकी हार के वहां से? देखिए मैम, उस जगह से जहां देवली उनियारा की बात कर रही हैं, वहां पर थर्ड पार्टी के रूप में निर्दलीय व्यक्ति का खड़ा होकर चुनाव जीतना वाकई में बहुत टेढ़ी खीर है जी। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बेसिक रीजन आप देख लीजिए कि वहां जो पार्टी है वो केवल बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां हैं, और जो वहां के जनता है या आप वहां के वोटों की आधार पर अगर अपन बात करें तो वहां गुर्जर समुदाय और मीणा समुदाय, ये दो समुदाय ही मिलकर निर्धारित करते हैं कि कौन सी पार्टी वहां पर लीड में रहेगी। अगर नरेश मीणा वहां पर निर्दलीय ना लड़कर जी कांग्रेस से लड़ते तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत ही जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती। लेकिन कांग्रेस ने तो टिकट ही नहीं दिया ना। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जैसे मैंने उस टाइम ही आपको कहा था ये बात कि अब नरेश मीणा निर्दलीय खड़े हैं यहाँ पर, तो जो उनके कांग्रेस पार्टी के जो टिकट मतलब कि जो वोट हैं, वो वोट तो ऑलरेडी पार्टी में ही जाने, क्योंकि लगभग आप मानते हो 20 से 30% वोट ऐसे होते हैं कि वो चेहरा नहीं देखते हैं, वो केवल पार्टी देखते हैं कि पार्टी सिंबल क्या है। कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस में ही जाएंगे, बीजेपी के हैं तो बीजेपी में जाएंगे, उनको चेहरे से कोई भी मतलब नहीं है। तो आपके ऑलरेडी 20 से 30% वोट जो थे आपके डाउन, तो वो वही हो गए। अगर कोई भी बंदा चुनाव में खड़े होने के बाद में ये देखता है कि यार मैं 20 से 30% वोट मेरे हाथ से लूज कर रहा हूं, मैं उनको छोड़ रहा हूं एक तरीके से केवल पार्टी सिंबल ना होने की वजह से, तो जो काउंटिंग होगी वोटों की, तो वो उसमें भी वो 20 से 30% तो डाउन रहना ही रहना। तो क्या यही कारण था कि इस बार फिर से जब उन्होंने चुनाव में उतरने का सोचा तो एक बार फिर से अशोक गहलोत से डिमांड तो कर दी टिकट की? कांग्रेसी नहीं होने के बावजूद उन्होंने डिमांड कर दी कि अगर मुझे टिकट दे दिया जाता है, राहुल गांधी से ट्विटर पर डायरेक्ट, किसी से भी नहीं, राहुल गांधी से डायरेक्ट मांग कर डाली उन्होंने टिकट की। नहीं मिला तो विरोध इतना हुआ, जो देखने पर हंसी भी आई कि आप कांग्रेसी ना होने के बावजूद टिकट मांग रहे हैं। क्यों मिले आपको टिकट?
मैम क्या पार्टी सिंबल पे वोट मिलता है, ये शायद उन्हें देवली उनियारा से समझ में आ गया था। मैम देखिए, पार्टी सिंबल के में जैसे मैंने आपको पहले बताया लगभग 20 से 30%, और ये उस एज के हैं लोग कि जिन एज के लोगों की हम धारणा चेंज नहीं कर सकते, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। अगर आप उनसे आज भी बात करोगे तो कई क्षेत्र आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां उनको कैंडिडेट का नाम तक नहीं पता होता है, लेकिन उनको ये पता है कि मुझे फूल में देना है वोट या मुझे हाथ में देना है। अरे ये फैक्ट है मैम। ये बात आपने बड़ी जबरदस्त बता दी, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट को बहला फुसलाकर अपनी साइड करने के लिए लोग ऐसे ही मासूम लोगों के पास जाते हैं। और अब बात करते हैं अंता उपचुनाव की। आप काफी ज्यादा ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, काम करते हैं, तो अंता उपचुनाव में और धाकड़ समाज से भी आते हैं जी। तो अभी सोशल मीडिया पर मैं बहुत सारी चर्चाएं करती रहती हूँ हमारे दर्शकों के साथ, तो मैंने देखा कि धाकड़ समाज साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है नरेश मीणा का, और अगर धाकड़ समाज नरेश मीणा का साथ दे रहा है तो जीत पक्की है। क्या कहते हैं? देखिए, माली समाज के बाद में धाकड़ समाज के हाथ में ही है कि जिस पक्ष में धाकड़ समाज हमारा वोट कर रहा है या जिसके साथ धाकड़ समाज खड़ा होगा, वो निश्चित रूप से इस उपचुनाव में जीत हासिल करेगा। लेकिन ध्यान रखने लायक बात यह भी है कि जब प्रभुलाल सैनी जी वहां से थे तो माली समाज ने, धाकड़ समाज ने उनका भरपूर सहयोग दिया था। और एक तरीके से माना जाता है कि धाकड़ समाज शुरू से मोस्ट ऑफ पार्ट अगर देखें अपन, तो जो मोस्टली कैंडिडेट अगर बीजेपी का है तो उन्होंने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया है जी। कांग्रेस के पक्ष में है, कुछ वोट जाने, देखो उसमें हम कह नहीं सकते क्योंकि ये समाज मेरे दिशा निर्देश पे चलने वाला है नहीं। मैं समाज को चलाने वाला कोई नहीं होता हूँ, एक समाज का एक भाग हूँ। मैं केवल मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रख सकता हूँ जी। अगर धाकड़ समाज यहाँ नरेश मीणा को सपोर्ट करता है तो फिर टक्कर केवल और केवल बीजेपी और नरेश की हो जाएगी। कांग्रेस आउट मान रहे हैं? मैं बिल्कुल मैम, इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, प्रमोद जैन भाया का अभी जिस हिसाब से उनका सोशल मीडिया पर मैंने देखा था और लगातार जो वहाँ के मेरे मित्रगण वगैरह हैं जिनसे मेरी हर 1-2 दिन में बात हो जाती है, वो बता रहे हैं मुझे उतने प्रभावी दिखाई नहीं दे रहे जिस कैडर के वो लीडर हैं। और जो उनकी वहां पर पर्सनैलिटी थी पहले वाली, वो कहीं ना कहीं नरेश मीणा के आने से बहुत कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। ये ऐसा मेरा मानना है। अति आत्मविश्वास तो नहीं जिसे आप कोई और नाम देना चाह रहे हैं जो अभी अभी आपने कहा है? क्योंकि देखिए, भाया आज से नहीं है फील्ड में। बिल्कुल मैम। आज हम चाय पर घर पर भी चर्चा कर लेते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिलता है, अरे बहुत पहुंची हुई चीज है, तुझे क्या पता, तू तो अभी भी आई है। इस तरह के डायलॉग हमें सुनने को मिले तो लगा वाकई में कि आज तो जो भाया अभी चुपचाप बैठे हैं, हो सकता है पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा हो। क्या लगता है आप? मैम देखिए, हमारे भरतपुर में एक कहावत है कि बरगद का पेड़ जितना बड़ा होता है उसका घमंड भी उतना ही बड़ा होता है कि मैं इतने लोगों को मैं पाल रहा हूँ, इतने लोगों को मैं छाया दे रहा हूँ और लंबे समय तक चलता भी है, लेकिन एक अंत आता है। और जब सोचो उस बरगद के पेड़ का जब अंत आएगा और जब वो गिरेगा तो शायद उसके नीचे दबने वालों की संख्या भी कितनी होगी। ये आपने एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है, समझने वाले अच्छे से समझ गए होंगे अगर इसका सार आप निकाल कर देखेंगे तो। सर, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से उपचुनाव है, उपचुनाव में हमेशा से ये रहा है कि जो जीतता है वही 2.5 साल बाद, अभी 2.5-3 साल बाद जो चुनाव होंगे, जनता का मूड बता देता है, असली चेहरा बता देता है कि जनता अब क्या सोचने वाली है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप देखना चाहें मैडम, तो यहाँ तो फिर बीजेपी चुनाव होने से पहले ही जीत चुकी है। कैसे? सेंट्रल में बीजेपी, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं लोगों का एक लोगों की मानसिकता ये भी बन जाती है कि अगर मैं किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को मैं जिता देता हूँ तो जो अपने 2 से 2.5 साल का जो इनका जो कार्यकाल रहने वाला है, क्या पता सरकार इसको वहां फंड रिलीज करे या नहीं करे, या सरकार में इसकी कोई सुने या ना सुने, तो क्यों मैं 2.5 साल के लिए मैं रिस्क लूं? अगर ऐसा आप जो बोलते हो, आपने वो पॉइंट बोल दिया जो कारण हर कोई जानना चाहता है कि क्यों दिया जाए वोट बीजेपी को, या फिर मानसिकता है, ये मानसिकता है, ये आपके दर्शक भी जानते हैं। और मैं देखो डायरेक्टली इसमें किसी का नाम लेके नहीं कह सकता हूँ क्योंकि किसी के ऊपर डायरेक्टली कहने के लिए मैं किसी ऐसे बड़े पद पर नहीं हूं कि जहां से मैं किसी पद पर रहकर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दूं कि जिससे सामने वाले की छवि पर कोई दाग लगे। मेरे लिए नरेश भाई भी आज निर्दलीय लड़ रहे हैं, काफी सम्मान्य व्यक्ति हैं इस चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रगल किया है
क्योंकि मैम या तो मैंने हनुमान बेनीवाल जी को देखा है जी। कि अकेले लड़के के पूरे राजस्थान में अपनी छवि बनाना, या एक हमारे नरेश भाई को देखा है अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सपोर्ट में इसलिए नहीं खड़ा होता उनके, क्योंकि मैं मेरी पार्टी के लिए मैं वफादार हूँ। लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ज्यादा लंबी नहीं चलती। कारण बताएं? कारण इसका ये है कि वो बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, एग्रेसिव बंदा है। मतलब उन्होंने बेनीवाल और इनके लिए कह दिया कि मर्द का बच्चा है तो मेरे लिए बोलने आएगा। आप सोचिए कहाँ एक बॉन्डिंग उन्होंने बनाई थी कि नरेश मीणा अनशन पर बैठे थे और जब वो एडमिट हो चुके थे बेनीवाल रातों रात पहुंचे, बिल्कुल आए हो। हालांकि वो 15 दिन वहां नहीं आए शहीद स्मारक, लेकिन जिस दिन एडमिट हो गए, खाना पीना सब छोड़ दिया, तब जरूर आए बेनीवाल। बेनीवाल ने अपनी पार्टी के सारे रास्ते भी खोल के रखे नरेश मीणा के लिए। बिल्कुल कहा था लेकिन कि आप कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने जोश जोश में बार बार होश खोकर बेनीवाल और पार्टी के लिए कई बार ऐसे बयान दिए साहब, जो अगर सुन लेगा पार्टी वाला, आज मान लीजिए आप हनुमान बेनीवाल हैं, सुन रहे हैं आपके सामने बोलते हुए कि मैं तो कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, कुछ भी हो जाए हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्या आप मुझे वापस लोगे, मुझे पार्टी में लोगे? मैम इसमें देखो मैं इसका बहुत ही सटीक आपको जवाब देता हूँ। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम के हालात क्या थे जी। अगर जो व्यक्ति वाकई में राजनीति की सोच और समझ रखता है, वो उस चीज को हालातों पर छोड़ देगा कि हो सकता है शायद हालात उस वक्त उसके फेवर में ना हो, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज है कि यहाँ पर आप प्रेशराइज्ड होंगे। आप कितना ही बेहतर काम कर लीजिए, लोग आप पर उंगली उठाएंगे, क्योंकि लोगों का काम है सवाल करना। और अगर सवालों के आप जवाब उनको सटीकता से दे रहे हो या उनको आप किसी भी प्रकार से भ्रांतियों में अगर आप लेके चल रहे हो, तो वो आपकी भ्रांतियों में आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि समाज हमारा दो वर्गों में बटा हुआ है। एक जो वाकई में होता है उसको देखकर अपनी राय बना लेते हैं, और एक कि जो हुआ है उसके पीछे कारण क्या है, कारण तक जानने की बात करते हैं। अगर वहां पर नरेश जी ने अगर किसी को कहा भी है, जब मेरी पार्टी के लोगों के साथ भी गलत काम किया, गलत बोल दिया होगा उन्होंने शायद उनको, क्योंकि देखो एग्रेसिव बंदा है तो एग्रेशन जहां है वहां आपके मुंह से कोई ना कोई चुभती हुई बात तो निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं राजनीति में हूं और मैं मेरे बिहाफ पे बात करता हूं कि अगर मैं कल को राजनीति में मैं सक्रिय रहता हूं और कोई मेरे लिए अगर इस तरीके स्टेटमेंट दे देता है, तो मैं उस चीज को दिल पे ना लेकर उसको वहां से इग्नोर करके, जो मेरा काम है कि मैं राजनीति में क्यों आया हूं, मैं लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आया हूं, ना कि यहाँ पर खुद के ऊपर कोई भी जो मेरे ऊपर कोई पॉइंट किसी ने कस दिया है, कोई ताना मार दिया है, उस ताने के लिए मैं उससे जाकर लड़ूं। जी बेनीवाल जी ने वहां बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है, वहां नहीं जा पाए, बड़े भाई होने का उन्होंने एक फर्ज भी निभाया है, हमेशा निभाया है, और कहीं ना कहीं यही एक बारीक सा लेकिन अंतर है दोनों पर्सनालिटीज में। और इसके अलावा अब अंता उपचुनाव पे फिर से आ जाते हैं हम। अंता उपचुनाव में जो बाजी मारेगा, मान लीजिए आज नरेश मीणा जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव है कि नरेश मीणा उन लोगों को साबित करके दिखाना चाहते हैं कि जिन्होंने उनको मौका नहीं दिया। बिल्कुल सही बात। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने बीजेपी के लिए साफ कह दिया था कि मैं बीजेपी को कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। आज भी स्टेटमेंट में उनका वही है। कांग्रेस से उन्होंने मांगा टिकट, ये सबको पता है। डोटासरा जी ने मना कर दिया था उस टाइम पर, साफ कहा था, उनका वीडियो भी काफी वायरल था। उनके खिलाफ एक पूरा का पूरा संगठन है जो काम कर रहा है कांग्रेस में, नहीं चाहता कि वो आए। इसके लिए मैम मैं अपनी जब लास्ट मीटिंग थी, लास्ट इंटरव्यू हुआ था, उस टाइम भी मैंने आपको एक बहुत सटीक शब्दों में बात बताई थी आपको कि आज आप नरेश मीणा को थोड़ी देर के लिए अपन साइड में रखते हैं जी। सचिन पायलट जैसा चेहरा कांग्रेस के पास में ऐसा युवा नेता ना था, ना शायद भविष्य में कभी आ पाएगा, और एकमात्र ऐसी साफ छवि वाले नेता मुझे लगे जो युवा थे। हालांकि मैं किसी नेता के लिए कह नहीं रहा कि ये करप्ट था या नहीं था, लेकिन मैं पर्टिकुलरली उस बंदे के लिए कह रहा हूं कि बीजेपी का भी अगर कोई व्यक्ति है या कोई थर्ड पार्टी से कोई व्यक्ति बिलोंग करता है, तो उसने कभी भी सचिन पायलट के लिए गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये फैक्ट है, आप किसी भी प्रकार का रिसर्च करवा के देख सकती हैं जी। तो जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो उस टाइम पे गहलोत साहब ने ही मुख्यमंत्री जो सीएम का पद है हमारे, वहां सचिन पायलट का चेहरा रखा। सत्ता में आई, क्या सचिन पायलट वहां सीएम बन पाए? नहीं बन पाए। बहुत बड़ा धोखा सचिन पायलट और पूरे राजस्थान के साथ, आप मान के चलिए, युवाओं के साथ में धोखा था ये, बहुत बड़ा धोखा। कारण एक ही बात है, अगर सचिन पायलट वहां सीएम बन जाते तो अशोक गहलोत की राजनीति समाप्त थी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारी वही बात आज नरेश के लिए है। अगर नरेश को वहां कांग्रेस टिकट दे देती तो एक कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में आज इतना बड़ा लीडर बनकर बैठा है वो बंदा, इतना जनसमूह के साथ रहता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो जो सत्ता की रोटियां सेकने की प्लानिंग थी वो बंद हो जाती। जी
इसीलिए मेरी नजर में ये डर सबसे के बड़ा मारे कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और अब जब निर्दलीय ताल ठोक दी है नरेश मीणा ने, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है जो मुकाबला है उसको अगर परसेंटेज के आधार पर आप बांटे, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस निर्दलीय नरेश मीणा, बिल्कुल क्या परसेंटेज देना चाहेंगे आप? देखो, देखने में आता है सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं कि नरेश मीणा जो है वो 3rd पोजीशन पर है। मेरा जो आकलन कहता है, क्योंकि युवा शक्ति इसमें नरेश के साथ में जुड़कर बहुत अच्छा काम कर भी रही है, और जो वहां का जन समूह है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है, क्योंकि कारण मैंने आपको बताया कि सेंट्रल में अगर बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट है, तो एक फैक्ट बन जाता है लोगों के बीच में कि 2.5 साल ही बच रहे। तो मैं टक्कर देखता हूँ केवल नरेश मीणा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, सुमन जी के बीच में। और देखो वहां के लोगों के, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने एक ऐसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को उठाकर टिकट दिया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी ऐसे व्यक्ति को उतारना नहीं चाहती जो ऑलरेडी लोगों की शिकायतों को दूर नहीं कर पाया हो, जो लोगों के बीच में रहा है, बूथ अध्यक्ष से लेकर आज वहां के एक तरीके से वहां पर आप विधायक के उम्मीदवार का टिकट लेकर आप बैठे हो, तो शायद कहीं ना कहीं ये वहां के जनमानस की जीत है। और अगर आप किसी पार्टी के ऐसे व्यक्ति को उठा के दे रहे हो टिकट जिसने मतलब कि जनता के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया है, तो लोगों का आपके साथ जुड़ना बिल्कुल जायज है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा। गोपेश जी, आपने बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताया, अंता उपचुनाव के समीकरण से लेकर हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, सबके बारे में आपसे बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपको क्या लगता है, इन्होंने जो परसेंटेज दिया, इन्होंने जो मुकाबला बताया, अगर आप आते हैं अंता से तो आप भी समझते होंगे, लिखिएगा राय। और अगर समझते हैं राजस्थान की राजनीति, रखना चाहते हैं इन सारे मुद्दों पर अपनी भी राय, तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।